Welcome you all in masterbabu.com. We are studying the force and laws of motion, and we had already covered first and second law. Under first law we had a study inertia of a body, inertia and mass. Under second law we had a study momentum and force and acceleration. Today we shall learn the third law of motion, in which we shall also study action and reaction force and elementary idea of conservation of momentum. Third law of motion. In the first two laws of motion, we had a study that laws tell us how an applied force change the motion and provide us with a method of finding the force. Now Newton's third law of motion states that when an object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first. These two forces are equal in magnitude but opposite in direction. This force acts on different object, never on the same object. तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट करता है तो इंस्टेंटली सेकेंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन फोर्स लगाएगा। इसलिए फुटबॉल खेलते वक्त कभी कभी क्या होता है, दो प्लेयर टकरा जाता है तो उसमें क्या होता है, दोनों को चोट लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? इन केस ऑफ गेम फुटबॉल, समटाइम्स वी while looking at the football and trying to kick it with a greater force collide with a player of the opposite team, both feel hurt because each applies a force to other. जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना फोर्स इसको भी उसके पैर पे लगेगा तो दोनों को चोट पहुंचता है। इन अदर वर्ड देयर इज ए पेयर ऑफ फोर्स एंड नॉट जस्ट वन फोर्स। तो हमेशा फोर्स जो लगेगा दो प्लेयर के बीच तो पेयर ऑफ फोर्स लगेगा। एक प्लेयर ए है दूसरा प्लेयर बी है तो ए बी पे फोर्स लगाएगा तो बी भी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगा। द टू अपोजिंग फोर्स आर आल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो इस तरह का फोर्स को हम एक्शन और रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट अस कंसीडर टू स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन द फिगर। द फिक्स्ड एंड ऑफ बी इज अटैच्ड विथ ए रिजिड सपोर्ट लाइक ए वॉल। यहाँ ये जो फिक्स्ड एंड है वो वॉल से सपोर्टेड है और दूसरे एंड से हम क्या कर रहे हैं, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड थ्रू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस ए, फ्री एंड से यहाँ फोर्स हम लगा रहे हैं तो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट बोथ द स्प्रिंग बैलेंस शोज द सेम रीडिंग ऑन देयर स्केल। तो यहाँ पर रीडिंग देखेंगे सेम ही आ रहा है। इट मीन्स दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन द बैलेंस बी is equal but opposite in the direction force exerted by the balance B on the balance A। यहाँ पर यदि इसको खींचते हैं तो ये स्प्रिंग पे जो ये फोर्स लगा रहा है, ये स्प्रिंग पे B के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में और इस स्प्रिंग पे इसके फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन और ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। जब हम रीडिंग देखेंगे तो सेम रीडिंग आएगा। एनी ऑफ दीज टू फोर्स कैन बी कॉल्ड एक्शन एंड अदर एज रिएक्शन। तो एक्शन रिएक्शन जरूरी नहीं है कि इसको एक्शन बोलेंगे उसको रिएक्शन, इट इज इन कन्वर्टिबल। ए को यदि एक्शन, ए का फोर्स यदि एक्शन है तो बी का रिएक्शन, बी का एक्शन बोलेंगे तो ए का रिएक्शन होगा। तो दिस गिव्स अस एन अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये डेफिनेशन याद करना थर्ड लॉ का बहुत ही आसान है, बहुत छोटा भी है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल and opposite reaction. However, it must be remembered that the action and reaction always act on two different objects simultaneously. बाद में आप लोग पढ़िएगा सर्कुलर के केस में एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उसको एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बोलेंगे। एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट एंड इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन ए रोड। सपोज कीजिए कि आप खड़े हैं और आपका मन किया कि हम रोड पे चले, तो चलने के दौरान क्या होता है, यू मस्ट एक्सेलरेट एंड दिस रिक्वायर्स ए फोर्स इन अकॉर्डेंस विद द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि आप रेस्ट में थे, यू एक्वायर्ड द मोशन, तो इसका मतलब आप एक्सेलरेट किए, आप पे कहीं ना कहीं से फोर्स लगा है। तो ये फोर्स कहां से आया है? विच इज दिस फोर्स? इज इट मस्कुलर फोर्स effort you exert on the road?
क्या ये फोर्स हमारे पैर के द्वारा लगाया जाता है, हमारे शरीर के बॉडी से लगाया जाता है? इज इट इन द डायरेक्शन वी इंटेंड टू मूव? क्या हम लोग जिस तरफ चलते हैं उसी तरफ फोर्स लगाते हैं? नो, यू पुश द रोड बिलो बैकवर्ड एंड द रोड exerts an equal and opposite force on your feet to make you move forward. तो यहाँ पे आप जमीन पे पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो जमीन आप पे उल्टा न्यूटन्स थर्ड लॉ से यहाँ पर आप एक्शन लगा रहे हैं तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ये अर्थ जो है आपके पैर पे लगाता है, जिसके कारण आप आगे मूव कर पाते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इवन the action and reaction force are always equal in magnitude, this force may not produce acceleration of equal magnitude. अभी आप बोलिएगा कि फोर्स तो जमीन भी हम पे लगा रहा है और हम भी जमीन पे लगा रहे हैं, तो हम ही क्यों मूव कर रहे हैं, जमीन क्यों नहीं मूव करता है? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है स्टेटमेंट कि नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। फोर्स इक्वल होने का मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन भी इक्वल होगा, वो डिपेंड करेगा मास क्या है। यदि मास ज्यादा रहेगा तो एक्सेलरेशन कम। आप अभी सोच सकते हैं अर्थ का मास कितना होगा, अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि उससे एक्सेलरेशन 0 होता है, तो हमको अर्थ का मोशन दिखाई भी नहीं देता है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, यहाँ पे आप जब बंदूक फायर कीजिएगा तो क्या होगा, वो पीछे की तरफ जाएगा। तो ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड है। गोली आगे जाता है और बंदूक पीछे जाता है, इसको रिकॉइल वेलोसिटी भी बोलते हैं। जब बंदूक पीछे जाता है तो उसको रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं। अरे गलत, यहाँ पर भी देखिए ये फायर किया, इतना ज्यादा फोर्स लगा कि वो पीछे ही गिर गया। तो व्हेन ए गन इज फायर्ड इट exerts a forward force on a bullet, but bullet exerts an equal and opposite force on the gun. This results in the recoil of the gun. ये गोली यदि आगे निकलता है तो उतना ही फोर्स ये बंदूक पे पीछे की तरफ लगता है, तो इस कारण से वो आदमी लुढ़क गए, आदमी के नाक पे चोट लगा था और वो लड़की तो इतना जोर से फोर्स लगा था कि वो लुढ़क ही गई। Since the gun has a much greater mass than the bullet, the acceleration of the gun is much less than acceleration of the bullet. तो चूंकि बंदूक बड़ा रहता है और गोली छोटा रहता है, गोली छोटा है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और बंदूक का ज्यादा मास है तो वो कम एक्सेलरेट करता है। अब एक और एग्जांपल यहाँ आप देख रहे हैं, ये बंदा नाव पे है, किनारे पर गया, तो यहाँ से यदि जंप मारेगा तो इसका पैर से क्या करेगा, ये नाव पे इधर फोर्स लगाएगा और ये नाव जो है उस पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस कारण से ये यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन आल्सो बी इलस्ट्रेटेड व्हेन ए सेलर जंप्स आउट ऑफ ए रोइंग बोट। As the sailor jumps forward, the force on the boat moves it. तो ये जब आगे जाएगा तो ये चीज पीछे जाएगा बोट। तो ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ पे बेस्ड है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, दो बच्चा दो कार्ट पे है। रिक्वेस्ट टू चिल्ड्रन टू स्टैंड ऑन द टू सेपरेट कार्ट्स एज शोन इन द फिगर, गिव देम ए बैग फुल ऑफ सैंड or some other heavy object. Ask them to play a game of catch with the bag. Does each of them experience an instantaneous force as a result of throwing the sand bag? You can paint a white line on the cart wheel to observe the motion of two carts when the children throw the bag towards each other. यहाँ पे एक पेंट लगा दिए ताकि इसका मूवमेंट दिख सके। तो जो ही हम इसको फेंकेंगे तो इंस्टेंटेनियस फोर्स हम जो है इस पे लगाएंगे तो हम पीछे की तरफ मूव करेंगे, जो इसको कैच करेगा उस पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का मोशन होगा। नाउ प्लेस टू चिल्ड्रन ऑन वन कार्ट एंड वन ऑन द अनदर कार्ट, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी सीन एज द अरेंजमेंट वुड शो डिफरेंट एक्सेलरेशन फॉर द सेम फोर्स। तो इसमें क्या बोलता है, दो बच्चा को एक कार्ट पे डाल दिए और वन ऑन द अनदर, तो यहाँ पे दो बच्चा आ गया, यहाँ पर एक और आ गया। तो अब जो है क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन, इसका मूवमेंट जो है वो कम होगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि अभी मास बढ़ गया। इस तरह से हम इफेक्ट देख पाएंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ का। अब है नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे दो बॉल ए है और बी है और उसका मास ma और mb है और उसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ua uv है। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, सपोज कि उस पे अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और ua ग्रेटर देन uv, द टू बॉल्स कोलाइड्स विद ईच अदर एज शोन इन द फिगर b। तो यहाँ से ये जा रहा है
तो यहाँ से ये क्या होगा, टकराएगा कुछ टाइम बाद। और कोलिजन के बाद क्या हो गया, ड्यूरिंग कोलिजन विच लास्ट फॉर ए टाइम टी द बॉल्स ए एक्सर्ट्स फोर्स एफ ए बी ऑन द बॉल बी एंड द बॉल बी एक्सर्ट्स ए फोर्स एफ बी ऑन द बॉल ए। यहाँ देख रहे हैं जब टकराया तो ए बॉल बी पे फोर्स लगाएगा और बी बॉल ए पे फोर्स लगाएगा, दोनों का डायरेक्शन इक्वल और अपोजिट होगा। अब सपोज कीजिए कि बी ए और बी बी उसका फाइनल वेलोसिटी है, तो मोमेंटम ऑफ ए बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, मोमेंटम डिफाइन करते हैं मास इनटू वेलोसिटी, तो इनिशियल एम ए यू ए फाइनल एम ए बी ए हो जाएगा। यहाँ पर ए क्या है, सफिक्स है, ये बताता है कि ए का मास है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इस मोमेंटम, फोर्स ऑन ए बी जो है डायरेक्टली रेट ऑफ मोमेंटम दे देगा, तो ये डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करेंगे तो फोर्स दे देगा। एफ बी ए निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से, फिर एम बी वी बी माइनस यू बी बाय टी। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ इक्वल और अपोजिट होता है, तो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो यहाँ पर क्या होगा, ये टी टी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा और इसको गुना कर देंगे, तो फाइनली हमको इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट में जो ये टर्म है वो क्या है, मास बॉल इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए एंड बॉल बी, ये ए का इनिशियल मोमेंटम है और ये बी का इनिशियल मोमेंटम है, और उसी तरह ये राइट हैंड साइड में ये ए का फाइनल मोमेंटम है और ये बी का फाइनल मोमेंटम है। तो वी ऑब्जर्व दैट टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स रिमेन्स अनचेंज और कंजर्व प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, यानी किसी दो मास वाले सिस्टम में यदि कोलाइड करता है तो उसका मोमेंटम जो है इनिशियल और फाइनल जो है वो सेम होगा। तो यही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एज ए रिजल्ट ऑफ टू आइडियल कोलिजन एक्सपेरिमेंट वी कैन से द सम ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का प्लूरल होता है, टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। कंडीशन क्या रहना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, तो इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। दिस स्टेटमेंट कैन बी अल्टरनेटिवली गिवन एज द total momentum of two object is unchanged or conserved by the collision। तो टोटल मोमेंटम जो है वो अनचेंज रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा कोलिजन के द्वारा, तो यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे न्यूटन थर्ड लॉ का। एक यहाँ पर एक बैलून इस तरह से ले लिए, उसको स्ट्रॉ से अटैच कर दिए और यहाँ पर इसमें हवा भर दी। अब ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग को जो ही खोलेंगे तो हम क्या देखेंगे, एयर जो है इस तरफ जा रहा है और बैलून इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। ये हवा जो है बैलून को पीछे की तरफ धकेलेगा और बैलून हवा को आगे की तरफ फेंकता है, तो ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। और एक एक्टिविटी इस तरह का है, इसमें क्या करेंगे, इसमें एक अच्छा क्वालिटी का हम लोग ट्यूब लिए गिलास का, ताकि वो ज्यादा गर्म होने से फटे नहीं, और ये पानी को यदि बॉयल करेंगे तो क्या देखेंगे, इससे जो वेपर निकलेगा वो वेपर इस तरफ जाएगा, वो वेपर यदि इधर जाएगा तो न्यूटन थर्ड लॉ से क्योंकि वेपर बाहर निकलेगा तो इस पे इक्वल एंड अपोजिट, वेपर का फोर्स, वेपर पे फोर्स इधर लगेगा तो ये ट्यूब पे फोर्स इस तरफ लगेगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, तो ये ट्यूब का मूवमेंट हम इधर नोटिस करेंगे। तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन थर्ड लॉ हम लोग का इस टॉपिक में कवर हुआ। तो ये पूरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इस तरह से हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।